हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम आज के टॉपिक्स जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग से लिए हैं। यूपीएससी के पीवाईक्यू से ही सवाल उठाए गए हैं। आज की जो टॉपिक्स हैं वो डेटा सफिशिएंसी है, सिलोजिज्म है और सीटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, एक एक करके सारे सवालों को देखते जाएंगे हम। ये रहा पहला सवाल। इस पे आप 3 मिनट का टाइमर लगाइए और सॉल्व कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए। इसमें पूछ रहा है कि सिटी पी और सिटी क्यू के बीच में दूरी कितनी है। स्टेटमेंट दो दिए हुए हैं। इनमें से हमें ये पता करना है कि क्या सिर्फ स्टेटमेंट वन का प्रयोग करके हम पी और क्यू की दूरी बता सकते हैं, क्या स्टेटमेंट टू का सिर्फ प्रयोग करके पी और क्यू की दूरी बता सकते हैं, क्या दोनों स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हम पी और क्यू की दूरी बता सकते हैं, या दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ करके भी पी और क्यू की दूरी हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, पहला कथन ये बोल रहा है कि सिटी क्यू और आर के बीच में 18 किलोमीटर की दूरी है, और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सिटी पी और आर के बीच में 43 किलोमीटर की दूरी है। तो हम एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले तो हम पी और क्यू को एक लाइन में मार्क कर देंगे। पी और क्यू को एक लाइन में ड्रॉ करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। ये जो डिस्टेंस है हमें ये निकालनी है सवाल के हिसाब से। अब आर कहाँ पर होगा उसके बेसिस पे 3 केसेस बनेंगे, केस 1, 2 एंड 3। आर यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। अब हम अगर हमारा स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि Q और R के बीच में 18 की दूरी है। केस नंबर 1 में देखें तो ये 18 है, और केस नंबर 2 में देखें तो Q और R के बीच में ये 18 है, और केस नंबर 3 में देखें तो Q और R के बीच की दूरी 18 किलोमीटर है। क्या सिर्फ स्टेटमेंट 1 का प्रयोग करके हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस पता चल गया? आंसर है नहीं। ठीक है, इस केस में ये नहीं पता, इस केस में ये नहीं पता, इस केस में ये वाली दूरी नहीं पता। ठीक है, जैसे ही हम स्टेटमेंट 1 केस नंबर 1 को देखेंगे तो केस नंबर 1 में जैसे ही स्टेटमेंट 2 मिलेगा कि P और R के बीच की दूरी 43 है, तो ये जो केस है ये केस ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि R और P के बीच में 43 किलोमीटर की दूरी हो और R और Q के बीच में 18 किलोमीटर की दूरी हो। ठीक है, तो ये पूरा केस ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेंगे सिर्फ 2 केसेस, जिसमें ये 18 है और ये 18 है। अब स्टेटमेंट नंबर 2, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 का प्रयोग करके भी हम जैसे स्टेटमेंट 1 में नहीं बता पाए कि दूरी कितनी है P और Q के बीच में, ऐसे ही सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 का प्रयोग करके, जो कि P और R के बीच की दूरी बताता है, ये नहीं बता सकते कि P और Q के बीच में दूरी कितनी है। ठीक है, अब हम दोनों स्टेटमेंट्स का एक साथ प्रयोग करके कोशिश करते हैं कि दूरी को बता सकें। पहला स्टेटमेंट से हमें पता चल गया कि R और Q के बीच में 18 किलोमीटर है। R और Q के बीच में 18 किलोमीटर की दूरी है। दूसरे स्टेटमेंट से बता रहा है कि P और R के बीच में 43 किलोमीटर है। तो इस केस में ये हो जाएगा और इस केस में ये टोटल 43 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये 25 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में P और Q के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी? 61 किलोमीटर। ठीक है, तो जब हमने दोनों स्टेटमेंट्स का प्रयोग किया तभी हमें यह समझ में आया कि P और Q की दूरी क्या हो सकती है। ठीक है, परंतु क्या P और Q के बीच में दूरी 61 है या P और Q के बीच की दूरी 25 है? ये दो अलग अलग केसेस बन गए। केस नंबर 2 से और केस नंबर 3 से हमें ये मिला कि केस नंबर 2 बोल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 61 किलोमीटर है, और केस नंबर 3 बोल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। यानी कि हमें P और Q के बीच की एक
यूनिक वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो सारे केसेस को सेटिस्फाई कर रही हो, वो नहीं मिल पा रही। ठीक है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके भी हमें श्योर नहीं है कि उसकी दूरी 61 किलोमीटर है या 25 किलोमीटर है। एक केस में 61 किलोमीटर बोल रहा है, एक केस में 25 किलोमीटर बोल रहा है। तो हम बिल्कुल श्योर होके सिंगल करेक्ट एक बार में ये नहीं बोल सकते पी और क्यू के बीच में दूरी 61 है या 25 है। हाँ, हो सकता है 61 हो सकता है 25, श्योरिटी नहीं है। ठीक है, यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट 1 का प्रयोग करके तो या 2 का प्रयोग करके तो हम वैसे भी नहीं कर पाए थे, दोनों स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके भी हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि 61 है या 25 है। तो दोनों का प्रयोग करके भी हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं कि आंसर क्या है। तो इसका आंसर है स्टेटमेंट नंबर डी। दोनों स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके भी हम एग्जैक्टली श्योर शॉट एक बार में ये नहीं बता सकते कि दोनों की एग्जैक्ट दूरी क्या है। ठीक है, इसी केस में अगर एक और स्टेटमेंट जुड़ जाता, मान लीजिए स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3 अगर ऐसा होता कि P और Q के बीच में R आता है, P एंड Q के बीच में R पड़ता है। ठीक है, तब इस केस में देखिए ये वाला केस नंबर 3 कैंसल हो जाता, P और Q के बीच में R पड़ रहा है, ये वाला केस सही हो जाता, तब तीनों स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए हाल फिलहाल में इसका आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। आज सारे सवाल लॉजिकल रीजनिंग के ही हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नहीं हैं। ठीक है, तो कम कैलकुलेशन होगी, ज़्यादा दिमाग और इमेजिनेशन पे फोकस होगा। अगला सवाल फिर से आप पॉज करेंगे, पढ़ेंगे। सिलोजिज्म का सवाल है ये, मतलब जिसमें ऐसे करके इंटरसेक्शन वाले डायग्राम्स बनते हैं। चलिए 3 मिनट का टाइमर लगाइए, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। देखिए फ़ायदा तभी होगा जब पेन पेपर ला के आप खुद से सॉल्व करेंगे, है ना। सिर्फ वीडियो सोल्यूशन देखेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट उस बेटर है कि आप मत देखिए, बेस्ट है कि आप पेन पेपर लाइए, अपने साइड से ट्राई कीजिए, तब तो एक्चुअल फ़ायदा होगा, तब तो देखने का कोई मतलब है ना। चलिए आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट है हमारे पास, और इनके बेसिस पे एक डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम के बेसिस पे हम देखेंगे कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन सही नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट पहला बोल रहा है कि सारे पेन बुक हैं, और दूसरा बोल रहा है कि कोई भी चेयर पेन नहीं है, नो चेयर इज अ पेन। ठीक है, चलिए तो स्टेटमेंट 1 तो ये बन गया, सारे पेन बुक है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, कोई भी चेयर पेन नहीं है। तो इसमें 3 केसेस पॉसिबल है ना, या तो ये, या तो ये, या तो ये। ठीक है, अब कंक्लूजन तभी सही होगा जब ये तीनों केसेस को सेटिस्फाई करे, केस 1 को भी, केस 2 को भी, केस 3 को भी। ठीक है, कंक्लूजन कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन वो होता है जो वाक्य ऐसा बोल दिया गया जो हमेशा सत्य हो, उसको कंक्लूजन, वैसे कंक्लूजन को ट्रू कंक्लूजन मानते हैं। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन जो वो निकाल सकते हैं, क्या ऑल चेयर्स आर बुक्स, क्या सारी चेयर्स बुक हैं। देखिए केस नंबर 2 में तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन केस नंबर 1 में और 3 में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी चेयर बुक नहीं है केस नंबर 3 में। ठीक है, और केस नंबर 1 में देखें तो कुछ चेयर बुक्स हैं और कुछ नहीं है ना। तो क्या ये कंक्लूजन हमेशा सत्य होगा? नहीं, अगर केस नंबर 1 या केस नंबर 3 जैसा कुछ बना तब तो नहीं होगा। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 2, सम चेयर्स आर पेन, कुछ चेयर पेन है। नहीं नहीं, तीनों ही केसेस में देखिए कोई भी चेयर पेन नहीं है। ठीक है, ऑल बुक्स आर चेयर्स, सारी ही किताबें चेयर्स हैं। तो नहीं, देखिए केस नंबर 3 सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जब इस तरीके का कुछ बनेगा केस नंबर 3 जैसा, तो क्या सारी बुक्स चेयर्स होंगी? नहीं, देखिए कुछ बुक्स ऐसी होंगी, यहाँ पर है
जो कि चेयर वाले से इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना। कोई एक बुक हो सकती है, मान लीजिए यहाँ एक बुक है हैरी पॉटर, तो वो यहाँ चेयर वाले सब स्पेस में नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब नो चेयर इज अ बुक, कोई भी चेयर ऐसी नहीं है जो बुक हो, तो केस नंबर 2 गड़बड़ हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें तो देखिए सारी चेयर्स बुक हैं केस नंबर 2 में, और केस नंबर 1 में भी कुछ चेयर्स बुक हैं। तो नो चेयर इज अ बुक सिर्फ केस 3 को सेटिस्फाई करता है, लेकिन 1 और 2 को नहीं करता है। तो इसलिए ये कंक्लूजन भी गलत निकला। तो सारे के सारे कंक्लूजन गलत हैं, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो इसका सही आंसर है, और यूपीएससी ने भी यही आंसर लिया था। चलिए अगला सवाल। टाइमर लगा लीजिए एंड सॉल्व इट। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसमें भी सेम है, स्टेटमेंट कंक्लूजन जो पिछले सवाल में हमने किया वैसा ही करना है। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, अब इस और ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ऐसे 3 बनाए हैं। इसके हिसाब से कंक्लूजन निकालने। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, इसका ये जो है डायग्राम इस तरीके से कुछ बनेगा। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। अच्छा, ये इंजीनियर वाला जो है वो ऐसा भी जा सकता था, ये पूरा ऐसा भी जा सकता था, लेकिन मैंने ये वाला केस ले लिया, ठीक है। और ऑल साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स वाला साइंटिस्ट ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। और ये जो लिया है वैसा भी हो सकता था, ठीक है। क्लियरली बताया नहीं है सवाल में, तो हम एक केस ले लेते हैं अभी और उसके बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स। देखिए ये हमेशा ट्रू होगा, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ टीचर्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, ये हमेशा ट्रू है। और कुछ इंजीनियर्स टीचर्स हैं और कुछ इंजीनियर्स साइंटिस्ट भी हैं। तो देखिए ये वाला जो हाईलाइटेड है ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, मैं अननेसेसरी ज़्यादा बता दिया, जबकि सिंपली सॉल्व हो जा रहा है। सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, तो देखिए ये देखिए साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर तो हैं ही ना। ये वाला जो एरिया है, इतना टोटल एरिया, इसमें साइंटिस्ट भी है और डॉक्टर भी है, ठीक है। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, नहीं नहीं भाई, ये देखिए ये वाला एरिया देखिए, जो नीले वाले सर्कल का अंदर वाला एरिया, ये वाला देखिए, ये इंजीनियर है लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो 1 सही है, 2 गलत है। तो तीसरा, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, देखिए ये वाला जो एरिया है, ये सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स वाला एरिया, ठीक है। देखिए यूजुअली सम वाले स्टेटमेंट्स ना यूजुअली सही हो जाते हैं, और ऑल वाले यूजुअली यूपीएससी में गलत होते हैं। सी सेट में ही नहीं, प्रीलिम्स में भी जो पेपर 1 है, पेपर 1 में एक्सट्रीम स्टेटमेंट से आप बचिएगा। कोई स्टेटमेंट ऑल, ऑलवेज, है ना, नेवर, इस तरीके के स्टेटमेंट्स अगर कभी आए तो वो यूजुअली प्रीलिम्स पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका जो जीएस वाला पार्ट है उसमें भी वो स्टेटमेंट्स गलत होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और साइंस एंड टेक में अगर कभी एप्लीकेशन आए किसी साइंस एंड टेक में, टेक्नोलॉजी का, ब्लॉकचेन हो, बिटकॉइन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ सकता है ना, तो उसमें एप्लीकेशन भर भर के सब एप्लीकेशन सही होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सारे एप्लीकेशन सही होते हैं। हेल्थ में लगा सकते हैं, है ना, कंप्यूटर में, कंप्यूटर रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स आए बहुत सारे कि इसका इस अलग अलग डोमेन में प्रयोग किया जा सकता है, तो सारे ट्रू होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट से बचना है हमेशा, प्रीलिम्स के पेपर 1 में हो, पेपर 2 में भी हो, ठीक है। चलिए सी सेट में तो लॉजिक पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रीलिम्स पेपर 1 जो जीएस का है उसमें यूजुअली आपके एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स ऑल, ऑलवेज, है ना, नेवर, इस तरीके के गड़बड़ ही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसका आंसर है कंक्लूजन 1 एंड 3, कंक्लूजन 1 एंड 3 करेक्ट है। ध्यान दे रहे हैं, करेक्ट पूछा है, ठीक है।
करेक्ट इनकरेक्ट को यूजुअली मतलब आप बना लीजिए, जैसे करेक्ट को लाइन बनाएंगे, इनकरेक्ट को गोला करेंगे, तो ऐसा कुछ सिस्टम अपने लिए बना लीजिए, है ना। चलिए सीटिंग अरेंजमेंट का आपका सवाल है, जल्दी से टाइमर लगाइए और इसको सॉल्व इट इन 4 मिनट्स और लेस। ठीक है, जितने ज़्यादा अरेंजमेंट आप बना सकते हैं ना उतना बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 बच्चे हैं ए से एच तक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, उनके बेसिस पे कुछ कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, कौन सा डेफिनेटली करेक्ट है, 100% करेक्ट है, कोई भी ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होगा जिसमें वो फॉल्स हो। ठीक है, तो यूजुअली ना, मतलब हमेशा नहीं बट यूजुअली ऐसा डेफिनेटली करेक्ट वाले अरेंजमेंट्स में ना नहीं होता है, क्योंकि कोई ना कोई अरेंजमेंट ऐसा मिल जाता है जिसमें वो सेटिस्फाई ना करे। बट ऐसा मतलब आप जनरल रूल मान के चलिए, ऐसा हमेशा ट्रू होगा ऐसा नहीं होता, आपको तो ऑब्वियसली सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा। चलिए टेबल सेटअप कर लेते हैं भैया। देखिए पहला बोल रहा है कि बी एंड डी सिट नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर ऑपोजिट टू सी, तो सी को पहले सबसे पहले मैंने बैठा दिया, ना ही वो सन्निकट बैठे हैं, एडजेसेंट बैठे हैं, ना ही उनके ठीक सामने या ऑपोजिट बैठे हैं। ठीक है, तो बी और डी यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ नहीं हो सकते और यहाँ नहीं हो सकते, ये 3 जगह नहीं हो सकते, मतलब कि यहाँ हो सकते हैं और ये यहाँ हो सकते हैं, तो 4 जगह हो सकते हैं। चलिए अब सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए सिट बिटवीन ई एंड डी एंड एफ सिट बिटवीन बी एंड एच, तो मैंने एक अरेंजमेंट बना दिया, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर बना दिया बी और डी को। ठीक है, अलग अलग जगह पे, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, अगला ए सिट बिटवीन ई एंड डी। ठीक है, और एफ सिट बिटवीन बी एंड एच, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो बचा क्या, जी, तो बचा कहाँ, जी सी के सामने बैठ जाएगा। ठीक है, एक अरेंजमेंट ये। अभी एक और पॉसिबिलिटी थी, एक से ज़्यादा ही है बट एक और मैं बना देता हूँ। चलिए डी को मैं यहाँ ले आता हूँ, देखिए इधर था डी पहले, मैं यहाँ ले आया। ठीक है, जैसे मैं डी को यहाँ ले आया, ई सी के सामने आ जाएगा और ए उसके बाजू में आ जाएगा। ठीक है, बी को मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। चलिए बी को यहाँ पे इस केस में नहीं रख पाऊंगा, यहाँ पे इस केस में नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे बी रखूंगा तो मुझे एफ को यहाँ रखना पड़ेगा और एच यहाँ आ जाएगा, तो वो केस पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वहाँ सी बैठा हुआ है। और बी को यहाँ रखूंगा, एफ को यहाँ रखूंगा तो एच को यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर ई पहले से बैठा हुआ है, तो बी को अगर मैं डी को यहाँ पर रखा हूँ तो बी को मुझे यहाँ रखना होगा। ठीक है, चलिए बी को मैंने यहाँ पे रखा, एफ यहाँ पे आया, एच यहाँ पे आया। ठीक है, एच और बी के बीच में एफ बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट नंबर 2 बन गया। तो इस केस में जी देखिए कहाँ पर आ गया, सन्निकट आ गया सी के, जी जो है सन्निकट आ गया सी के। ठीक है, पिछले केस में बिल्कुल ठीक सामने बैठा था, ये अरेंजमेंट 1 में जी को देखिए ठीक सामने, इस केस में सन्निकट आ गया और बाकी अरेंजमेंट बना हुआ है। चलिए तो क्या सी ऑपोजिट बैठा है, स्टेटमेंट नंबर बी से शुरू करते हैं क्योंकि हमने जी की बात की, तो सी ऑपोजिट बैठा है जी के, क्या ये डेफिनेटली ट्रू है, हमेशा ट्रू है। तो देखिए एक केस में सन्निकट था, एक केस में ऑपोजिट था। ठीक है, तो ये हमेशा ट्रू तो नहीं होगा। इस केस में देख लीजिए अरेंजमेंट नंबर 2 में ये फॉल्स हो जा रहा है। अब देखिए ए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बी बैठा है ए और जी के बीच में, भैया ना इस केस में ना इस केस में बी बैठा है और ए और जी के बीच में। देखिए ये आपका ए, ये आपका जी और यहाँ कहीं बी बैठा हुआ है। इस केस में ये है आपका ए, ये आपका जी, इस केस में भी बी यहाँ बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली ट्रू तो नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। ई सिट्स ऑपोजिट टू एफ, क्या ई ऑपोजिट बैठा है एफ के, देखिए इस केस में ही देख लीजिए, अरेंजमेंट में देख लीजिए, ये बैठे हैं हमारे एफ महाशय, ये बैठे हैं हमारे ई महाशय, ऑपोजिट बैठे हैं क्या, उल्टा बैठे हैं एक दूसरे के, नहीं, तो यहीं से ये गलत हो गए। तो तीनों स्टेटमेंट्स जब गलत हो गए तो इसलिए मतलब इसमें डेफिनेटली करेक्ट में नन ऑफ दी अबव आंसर होगा, क्योंकि हमको हर एक में ऐसा ऐसा एक अरेंजमेंट मिल गया जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बाकी अगर कोई और अरेंजमेंट्स होंगे तो वो आपके होमवर्क हैं, आप ट्राई करेंगे कि कोई और अरेंजमेंट आप बना सकें, या आपका अलग बना होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि मल्टीपल अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू। अगर आप अभी तक बने हुए हैं, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया हुआ है, आपको जब टाइम मिलेगा तब कर लेना, है ना, कोई टेंशन नहीं। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है ना। कीप इम्प्रूविंग, और डेली आपको अलग अलग डोमेन, अलग अलग टॉपिक से सवाल बनाने। हमने अपने यूट्यूब चैनल में कंप्लीट लिस्ट टॉपिक्स की वैसे भी डाल दी है इम्पोर्टेंस के हिसाब से, है ना, कि किसके ज़्यादा सवाल आते हैं, किसके कम सवाल आते हैं। आज हमने सी सेट में देखिए, एक तो पैसेज हो गया, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, है ना, मिश्रण अनुपात वाले जो सवाल होते हैं, प्रॉफिट लॉस के वाले जो है वो सब क्वांट हो गए। आज हमने दूसरा पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसमें किया, उसमें भी सिलोजिज्म किया, डेटा सफिशिएंसी का भी सवाल किया, है ना, और एक और टॉपिक किया। चलिए, जय हिंद, जय भारत। ओके ऑफिसर्स, टेक केयर, बाय।